हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। ये पेपर 2 की क्लास है आपका 102 का। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का, जो आपका फाइनल सेमेस्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास कुछ एमसीक्यू भी हैं और टॉपिक भी है डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि एमसीक्यू के ऊपर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में कांस्य काल संबंधित है वैदिक काल, नवपाषाण काल, सैंधव काल या मौर्य काल से। तो ये आपका सही जवाब होगा सैंधव काल। हमने यहाँ पे आंसर भी मेंशन कर दिए हैं। इसमें से आप कितने को क्वेश्चन का आंसर जानते थे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा है इतिहास का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की महान कृति कौन सी है? तो आपका हिस्ट्रीज। ठीक है, राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? चार ऑप्शन है, विल्हन, कल्हन, अलहन और कौटिल्य। तो राजतरंगिणी की रचना कल्हन ने किया था। ये बात को आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो याद कर लेना। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा 108। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 6। हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो हेरोडोटस की है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो धर्मशास्त्र है। ठीक है, प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो 3 पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला है नवपाषाण काल के मनुष्य किसकी पूजा किया करते थे? शिव, मातृदेवी, विष्णु या ये सभी को? तो मातृदेवी का पूजा किया करते थे ये लोग। पत्थरों से बने उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता था कौन से फेज में? तो पैलियोलिथिक एज में किया जाता था, पूरा पाषाण काल में किया जाता था ये। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो विक्रमांक देव चरित्र जो है आपका वो विल्हन की रचना है आपका। ठीक है, और तहकीक के हिंद किसकी है? तो ये आपका है अलबरूनी का। किस शब्द की व्युत्पत्ति व्याक्रियंते शब्द अनेन इति व्याकरणम से हुआ है? तो व्याकरण का हुआ है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये 3 फेज में बटा हुआ था आपका। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो कि 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक था। दूसरा है परिपक्व सभ्यता। ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक था। तीसरा है आपका और अंतिम है उत्तर हड़प्पा, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर पीरियड। ठीक है, मतलब यहीं से आपका डिक्लाइन शुरू होता है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच। कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं, इसका और डिटेल से अगर देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो यार, आपको एग्जाम में बार बार एमसीक्यू यहीं से बनती है कि हड़प्पा की खोज किस पुरातत्वविद ने किया था? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक अन्य थे माधव स्वरूप वत्स। ये बात को आप लोग याद रखना। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और पहला साइट यही मिला था। इसी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु क्यों जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना। दूसरा जो खोज हुआ था आपका वो मोहनजोदड़ो था। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाए थे। तीसरा है आपका रोपड़। रोपड़ का खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 ईस्वी में। कालीबंगा। कालीबंगा जो कि काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है ये। ठीक है, ये वज्रवासी लाल और अमलानंद घोष के द्वारा खोज इसका किया गया था। ठीक है, इसकी भी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है आपका, ये ए रंगनाथ राव 1954 में इसका खोज किए थे। चन्हू दड़ो, इसका खोज किसने किया था? तो एन गोपाल मजमूदार ने किया था। लोथल का ए रंगनाथ राव, चन्हूदड़ो एन गोपाल मजमूदार, सुरकोटड़ा जगपति जोशी, बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, जिसको आर एस बिष्ट के नाम से आप लोग जानते हो। तो आर एस बिष्ट को ही रविंद्र सिंह बिष्ट बोलते हैं। इन्होंने बनवाली का खोज किया था। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रंगपुर, इसे भी माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने किया था। ये बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, कोटदीजी की खोज जो है फजल अहमद के द्वारा किया गया था। और सुदका गैंडोर, इसका खोज जॉर्ज एफ डेल्स और ओरियल स्टैन के द्वारा 1927 में की गई थी। देखो, इनसे जुड़ी हुई नदियां हमारे पास, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज नदी के आसपास है। कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भोगवा नदी।
ठीक है, गुजरात में आपका सूतका गेंडोर दास्क नदी, ये सबसे पश्चिमी साइट है आपका सूतका गेंडोर। ठीक है, आपका अगला है बालाकोट। बालाकोट के बारे में बात करें तो ये कुन्हार नदी के पास है। ठीक है, अगला है आपके यहाँ पे सुतका को सादिकोर नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, रंगपुर भादर नदी और कोरजिदी सिंधु नदी के पास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे, इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको रखे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नगरीय योजना के विन्यास की बात करें कि किस प्रकार की इनकी सभ्यता थी और नगर विन्यास कैसा था, तो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, मतलब कि मोहनजोदड़ो को भी किनारे से किलों से घेरा गया था और हड़प्पा को भी, ताकि बाहरी आक्रमण ना हो सके। ठीक है, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटे से निर्मित नगर हुआ करते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने की योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, अन्न भंडाकार का निर्माण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अन्न को वो लोग भंडार करके रखते, जमा करके रखा करते थे। जले हुए ईंटों का भी प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। और दूसरी बात की समकालीन मिस्र में भी मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, ये बात को भी आप लोग ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कहे तो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन हुआ करता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते, ये बात को याद रखना। ठीक है, आगे यदि हम बात करें कृषि को लेकर के, तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः कहे तो प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज को उत्पादित करते थे। मतलब कि नदियों के किनारे बसी हुई थी सभ्यता, और नदियों के किनारे होने की वजह से यहाँ की अगर देखें तो कृषि व्यवस्था भी अच्छा हुआ करता था। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात आदि का उत्पादन हुआ करता था। गुजरात के कुछ स्थलों से बाजरा मिला है, उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से कहें तो बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, मतलब ना के बराबर मिलती है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की, ये बात को याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे सबसे पहले किस की या फिर कह किसकी कृषि किए थे, तो कपास की किए थे। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। ठीक है, तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो ये मुख्य बातें हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की गई, यहाँ पे शिल्पकला की बात की है, तो ये चीज़ें भी आप लोग जरूरी रख ले। और यदि इसका आप लोग को नोट्स चाहिए ना, तो आप इसके पीडीएफ या नोट्स के लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री के जीत के नाम से ही, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को सारा इसका नोट्स मिल जाएगा। इस केवल इसी का ही नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हम क्लास करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री का जीत के नाम से प्लेटफॉर्म बनी हुई है आपका टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों आता है सर, एक नगरीय सभ्यता होने के बावजूद भी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। विवादित क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। कोई मानता है कि इसका आपदा की वजह से हुआ था, कोई बोलता है कि बाढ़ की वजह से, तो छोड़ो, इसके बाहरी आक्रमण से हो गया था। तो देखते हैं क्या क्या सिद्धांत है। एक सिद्धांत यह बताता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति, जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे तत्व पाए जा गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुआ था। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विद ऐसे मानते हैं कि इनका पतन जो है वो प्रकृति जन्य माने जाते हैं, मतलब कि बाढ़ की वजह से हुआ था, नदियों का मुहाना चेंज होने की वजह से हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भिक और जलवायु संबंधी हो सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो अलग अलग लोगों का या फिर अलग अलग पुरातात्विक का अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता हमारी समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आपके एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो दो नदियों दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ये बात को आप लोग याद रखना। तो जो दजला नदी के किनारे विकसित हुई और इसमें आधुनिक इराक, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी सीरिया,
दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का कुजाकिस्तान प्रांत का क्षेत्र इसमें क्या था, सम्मिलित था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया अगर कोई पूछे कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है या फिर मेसोपोटामिया क्या है, तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों का बीच का क्षेत्र। दो नदी कौन कौन सा, तो पहला दजला नदी और दूसरा फरात नदी। पहला कौन सा, तो दजला, और दूसरा कौन सा, फरात नदी। इन्हीं के बीच ये विकसित हुआ था और दो नदियों के बीच का क्षेत्र को यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये बात को याद रखना। इस क्षेत्र में तीन सभ्यताएं विकसित हुई थी। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और फिर असीरियन सभ्यता। ठीक है, अतः तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुमेरियन की सभ्यता की, फिर बात करेंगे हम बेबीलोनियन सभ्यता की, उसके बाद अंतिम में बात करेंगे असीरियन सभ्यता, जिसके पश्चात फिर मेसोपोटामिया सभ्यता की समाप्ति हो जाती है। तो यदि सुमेरियन सभ्यता की हम बात करें तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ था और इस क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ क्रिसेंट की संज्ञा दिया गया। तो सुमेरियन सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई थी और जिस क्षेत्र में ये विकसित हुई थी उस एरिया का नाम ही सुमेरिया था और इसके वजह से उपजाऊ होने की वजह से उसे उपजाऊ क्रिसेंट की संज्ञा भी दिया गया है। इस सभ्यता की राजधानी सुमेर थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता को सुमेरिया की सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात को याद रखना। अगर इसकी विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं तो विशेषताओं सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक स्थितियों के लेकर के। तो सुमेरियन सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के मध्य विकसित हुई थी, अतः इस क्षेत्र में अनेक द्वीप बन गए थे। इन्हीं द्वीपों में स्नेह स्नेह इनमें धीरे धीरे सुमेर सभ्यता का विकास हुआ और इनमें से प्रत्येक द्वीप पर एक राज्य स्थापित हुआ था। इन द्वीपों पर स्थित कुछ प्रमुख राज्य जैसे कि उर हो गए, किश हो गया, नटपुर हो गया और इरुदुत थे। सुमेरिया सभ्यता में शासन का आधार जो था वो धर्म था। सुमेरिया सभ्यता में कौन सा आधार था, तो शासन करने का, तो धर्म। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और सारगन प्रथम इस सभ्यता का संस्थापक थे। तो सुमेरियन सभ्यता के संस्थापक किसे कहा गया है, तो सारगन प्रथम को कहा गया है। यह बात को याद रखना। इस राजा के पश्चात पुरोहितों का स्थान था, मतलब कि राजा के पश्चात पुरोहितों का स्थान हुआ करता था। दूसरी बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में कि सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक स्थितियां कैसी थी। तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। एक बात को याद रखना, चाहे जो भी सभ्यता हो, चाहे चीनी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चाहे आपका कोई भी सभ्यता हो, सबसे प्रमुख लोग का व्यवसाय जो देखा गया कॉमनली वो कृषि ही था। यहाँ के लोगों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बांधों एवं नहरों के निर्माण करवाए। इससे कृषि का अत्यधिक विकास हुआ। कृषकों को अपनी उपज का 1/3 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। याद रखना, सुमेरियन सभ्यता में 1/3 भाग जो है कर के रूप में दिया जाता था राजा को। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी। व्यापार दूर दूर के देशों के साथ किया जाता था। इस सभ्यता के लोग अनाज में जैसे कि खजूर हो गया, ऊनी हो गया, वस्त्र आदि मिस्र व भारत के ले जाते थे तथा इन देशों से सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर एवं हीरा आदि लाते थे। ठीक है, आगे यदि सामाजिक स्थितियों के ऊपर बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक वर्ग आते थे, सामंत आते थे, पुरोहित आते थे एवं उच्चाधिकारियों को सम्मिलित किया जाता था। मध्यम वर्ग में कृषक, शिल्पी, व्यापारी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता था। और निम्न वर्ग में कौन थे सर, तो निम्न वर्ग में आपका अगर कहे तो निम्न वर्ग आपका दासों को शामिल किया गया था। समाज में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, ये बात को याद रखना। दहेज प्रथा उस समय भी सुमेरियन सभ्यता में विकसित थी, परंतु स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ये बात को आप लोग ध्यान रखना। अगला धार्मिक जीवन के ऊपर अगर बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में धर्म का अत्यधिक महत्व था। प्रारंभ में वे एक ही देवता को पूजा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कई सारे देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। प्राकृतिक शक्तियों में ये लोग हमेशा देखा गया है कॉमनली तो सूर्य एवं चंद्रमा का पूजा किया करते थे। लेखन व्यवस्था की अगर बात करें तो सुमेरियन लोगों को लेखन कला का भी ज्ञान था। इनकी लिपि को किलाक्षर लिपि कहा गया है। याद रखना, सुमेरियन लिपि को क्या कहा गया है, तो किलाक्षर लिपि कहा गया है। और इस लिपि का आविष्कार जो है वो 3000 ईसा पूर्व के लगभग आसपास हुई थी। ठीक है, और इस लिपि के लगभग 300 अक्षर थे जिन्हें विशेष चिन्हों, चित्रों व संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तुओं से लिखा जाता था और इस लिपि के अनेक लेख प्राप्त हुए। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो सुमेर निवासियों ने ही पंचांग का आविष्कार किया था। सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही
पंचांगों का आविष्कार किया था। सूर्य एवं चंद्रमा की गति पर पंचांग बनाए जाते थे और सुमेर का पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित हुआ करते थे। अगर प्रश्न में आ जाए आपके पास कि पंचांगों का आविष्कार या पंचांगों का जो पहला प्रमाण मिलता है वो किस सभ्यता से मिलती है, तो सुमेरियन सभ्यता से मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें अगर तो सूर्योदय, सूर्यास्त एवं चंद्रोदय का सही समय बता सकते थे ये, और उन्होंने आकाश को 12 भागों में विभाजित किया था और प्रत्येक को अलग अलग नाम दिए थे। भारत में इन्हीं राशियों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को हम लोग भारत में 12 राशि के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेबीलोनियन सभ्यता में ही आपका था हम्मुरेबी, एक शासक था जिन्होंने अपनी विधि संहिता को विकसित किया था। ठीक है, अगर बेबीलोनियन सभ्यता की बात करें तो सुमेरिया की सभ्यता की जब पतन हुई उसके पश्चात इस क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, बेबीलोनियन के लोगों ने सुमेरिया से मिले सभ्यताओं के गुणों को नष्ट कर किया, ना मतलब लिखा हुआ कि नष्ट नहीं किया, मतलब कि ये हुआ कि जो बेबीलोनियन सभ्यता थी वो अपने पूर्वजों की जो सभ्यता थी उसको नष्ट नहीं किया, वरन उसमें कुछ अनेक सुधारें किए थे और उससे अधिक अच्छे बनाने का प्रयास किया था। इसी कारण से बेबीलोनिया व सुमेरिया की सभ्यता में अनेक बातों की समानता भी मिलती है। बेबीलोनियन सभ्यता के लोग संभवतः अगर देखा गया है कि अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे। इन्हीं लोगों ने 2000 ईसा पूर्व में सुमेर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पास उसे विजय प्राप्त कर लिए और विजय प्राप्त करके सुमेरियनों को समाप्त करके अपनी खुद की सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता का विकास करवाया। इन लोगों ने शीघ्र ही अपनी शक्ति का विस्तार करके संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया और एक विशाल राज्य का स्थापना किया। इसकी अगर विशेषताओं के ऊपर बात करें कि बेबीलोनियन सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजनीतिक जीवन को लेकर के। तो बेबीलोनियन का सर्वप्रथम शासक जो था वो हम्मीरबी था। इसने बेबीलोन पर 2123 ईसा पूर्व से लेकर के 2080 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस सभ्यता के लोग भी दैवीय सिद्धांतों को मानते थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था और बेबीलोन राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार हुआ करता था। हम्मुराबी अत्यधिक शक्तिशाली शासक भी था। इस सब के साथ वो योग्य भी था। ठीक है, और उसे विश्व का प्रथम कानून बनाने वाला राजा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में आती है कि ऐसा कौन सा सभ्यता के शासक थे जिसे विश्व का प्रथम कानून निर्माता कहा गया है, तो याद रखना वो थे बेबीलोन के हम्मुराबी। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो दूसरी है हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में। तो जब जीवन अत्यधिक जटिल हो जाता है तब मनुष्यों के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। उनमें समय समय पर संशोधन भी करने पड़ते हैं और हम्मुराबी ने भी अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी। यह संहिता जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अतः जिस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हर एक क्षेत्र को अभी भी समाहित किया हुआ है, सेम उसी प्रकार से जब हम्मुराबी ने विधि संहिता निर्माण करवाया था तो जीवन के हर क्षेत्र को उन्होंने आंका था पहले, उसके बाद इस संहिता का निर्माण करवाया था। यह संहिता जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और हम्मुराबी ने कानून तैयार करके उसे एक काले रंग के पत्थर पर खुदवा दिया था। इस पत्थर की ऊंचाई लगभग देखा गया है 2.44 मीटर थी। ठीक है, और इस पत्थर को बेबीलोन के प्रमुख जिगुरात जिगुरात का मतलब होता है मंदिर में स्थापित किया गया था। इसी कारण को हम्मुराबी की विधि संहिता भी कहा जाता है और इस संहिता में 282 धाराएं थी। हम्मुराबी की विधि संहिता में कितनी धाराएं थी, तो 282 282 धाराएं थी। और ये कानून किस किस पर आधारित था, तो चोरी, डकैती, हत्या, विवाह, व्यापार, कृषि आदि विषयों से संबंधित था। और इसकी मुख्य विशेषताओं के आप कहें तो धाराओं के ऊपर बात करें तो पहला आता है कुछ प्रमुख में से कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो लोग कहा गया है उसके अगेंस्ट आप लोग काम नहीं करना है। दूसरी बात कि अपराधी को उसके अपराध की सजा देने का अधिकार सिर्फ राजा को प्राप्त है। राजा के अलावा कोई भी अपराधियों को अधिकार नहीं है, कोई भी अपराधियों को अपराध के लिए सजा नहीं दे सकता। अपराधी को सजा अवश्य दी जानी चाहिए। कोई अगर अपराध किया है तो सजा उसे अवश्य मिलेगा, चाहे छोटी सी ही क्यों ना मिले, तो मिलेगा ही मिलेगा। कानून की दृष्टि में अमीर व गरीब सब समान है। सभी को अपराध के लिए समान कहें तो सजा देने का प्रावधान था। लेकिन कहीं कहीं देखा गया कुछ एक्सेप्शनल भी था, जैसे कि राजघरानाओं वालों को नाक के बराबर सजा मिलती थी। दास जो भी कार्य करते थे उसका वेतन उनको देना जाना था। मतलब कि दासों को अगर आप काम करवा रहे हैं दासों से तो उसको आप वेतन दोगे। ठीक है, पुरुषों व महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त था वहां पे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों के लिए समान अधिकार थे।
ये कुछ महत्वपूर्ण हम्मरबे की विधि सहायता थे दोस्तों। और इसी के बारे में ना एक पिछले वीडियो में शायद डिस्कशन किए हुए हैं, खुद से एक सिंगल वीडियो इसका है हम्मरबे की विधि सहायता के बारे में। तो आप लोग जरूर वहां से भी देख लेना अगर डिटेल्स में चर्चा करनी हो या फिर जाननी हो इसके बारे में तो। ठीक है, आगे बात करते हैं बेबीलोनियन सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में। तो बेबीलोनियन का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व दास वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत पुरोहित थे आपके व अन्य संपन्न व्यक्ति आते थे, जबकि मध्यम वर्ग के अंतर्गत कृषक व्यापारियों को सम्मिलित किया गया था। और आपका जो निम्न वर्ग थे, निम्न वर्ग में आपका दास आते थे। समाज में स्त्रियों को काम करने का अधिकार प्राप्त था और इस सभ्यता में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। यह सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, आर्थिक जीवन। यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें इसकी, तो भूमि उपजाऊ होने के कारण इस सभ्यता में कृषक वर्ग बहुत संपन्न था। कृषकों को कुल मिलाकर के उपज का 1/3 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, और इस सभ्यता में व्यापार भी अपने चरम पर था। जल व थल दोनों ही मार्गों से व्यापार हुआ करता था। बेबीलोनियन वासियों के मिस्र और भारत के साथ भी व्यापारिक संबंध थे, ये बात को आप लोग ध्यान रखना। इसके धार्मिक जीवन के ऊपर बात करें तो बेबीलोन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंदिर को जिगुरात कहा गया है, ये बात को आप लोग याद रखना। और ये राज्य की संपत्ति माने जाते थे। मंदिर जो हुआ करते थे वो राज्य की संपत्ति हुआ करती थी। इस सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पशुओं की बलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी। और प्राकृतिक शक्तियों में कहे तो सूर्य व चंद्रमा का ये पूजा किया करते थे। भवन निर्माण की कला के क्षेत्र में बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता के लोग भवन बनाने में भी जानते थे। उन्होंने अनेक नगरों की स्थापना की, किंतु बेबीलोन के विकास पर उन्होंने सबसे अधिक ध्यान दिया। ये कुछ की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं असीरियन की सभ्यता, जो कि अंतिम सभ्यता है आपका। ठीक है, मेसोपोटामिया का। तो हम्मरबे की जब मृत्यु हुआ उसके पश्चात बेबीलोन का साम्राज्य कमजोर हो गया था। और इसी कमजोरियों का लाभ उठा करके असीरिया के लोगों ने, असीरिया के जो लोग थे उन्होंने बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। मेसोपोटामिया के विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले असीरियन बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया के ही रहने वाले लोग थे। बेबीलोन पर अधिकार स्थापित करने से पूर्व वे जिस नगर में निवास करते थे उसका नाम अस्सुर था। ठीक है, और इसी अस्सुर के कारण वे असीरिया कहलाए गए और बाद में इसे असीरिया की सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, असीरिया की सभ्यता के प्रसिद्ध शासक का नाम देखें तो पहला आता है आपका अश्शूरबेनिपाल। यह एक विद्वान भी था अगर कहा जाए तो। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक अस्तित्वों के बारे में। तो यदि हम असीरियन सभ्यता की राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो असीरियनों ने दजला नदी के किनारे स्थित निनवे को अपनी राजधानी बनाया था। तो असीरियन सभ्यता की राजधानी कौन सा था, तो निनवे था। ठीक है, जबकि आपका जो सुमेरियन सभ्यता थी उसकी राजधानी कौन सा था, तो सुमेर था। ठीक है, अपनी राजधानी बनाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, तो इस सभ्यता में शासन व्यवस्था को कुशल व व्यवस्थित बनाया गया। इस सभ्यता में भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना गया। तीनों में कॉमन था, राजा को ईश्वर का हमेशा प्रतिनिधित्व माना गया, चाहे वो आपका बेबीलोनियन सभ्यता हो, असीरियन सभ्यता हो या फिर आपका सुमेरियन सभ्यता हो। राजा अत्यंत शक्तिशाली हुआ करता था। प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। प्रत्येक इकाई के प्रशासक को राज्यपाल क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो राज्यपाल कहते थे। यह राज्यपाल इकाई का सर्वोच्च अधिकारी या फिर कह दो पदाधिकारी हुआ करता था। इसका कार्य था कर को वसूली करना, प्रशासन व्यवस्था की देखरेख करना व जनता को सुरक्षा प्रदान करना। इस सभ्यता में अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था दूसरे सभ्यताओं के कंपेरिजन में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यदि आर्थिक जीवन के बारे में, तो असीरियन सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही था। मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि वगैरह, कृषि ही था मुख्य व्यवसाय अगर देखा जाए तो। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता में उद्योगों की स्थापना भी होने लगी थी। और इस सभ्यता का उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहाँ के लोगों ने लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये बात को याद रखना, लोहे का उपयोग करना असीरियन सभ्यता के द्वारा प्रारंभ हो चुका था। लोहे के उपकरण बनाने वाले असीरियाई सभ्यता प्रथम लोग थे, ऐसा माना जाता है। ये बात को आप लोग जरूर याद रखना। इसके यदि सामाजिक जीवन के ऊपर बात करें तो असीरियन समाज भी 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग जिसमें पुरोहित वर्ग व सामंत आते थे, मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारी व कृषक आते थे, निम्न वर्ग जिसमें आपका दासों को सम्मिलित किया गया था। असीरियन समाज में स्त्रियों की स्थितियां अच्छी नहीं थी, जबकि पिछले सभ्यताओं में हमने देखा स्त्रियों की स्थितियां अच्छी हुआ करती थी। स्त्रियों में यहाँ पे पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। असीरियन समाज में जो देखा गया है कि महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। धार्मिक जीवन के क्षेत्र में बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में भी धर्म का महत्व था।
यद्यपि पूर्व की सभ्यताओं की तुलना में कम था। इस सभ्यता के लोग असुर, मर्दूक व ईश्वर की पूजा किया करते थे। अंततः इस सभ्यता का भी अंत हो जाता है, तो असुरों ने शक्ति के बल पर शासन करना चाहते थे और इसकी वजह से इसका ज़्यादा दिन तक ये सभ्यता नहीं टिक सकी। अतः अधिक समय तक ये सत्ता पर कायम नहीं रह सका और इससे सभ्यता का फिर क्या हो गया, अंत हो गया। इस प्रकार से मेसोपोटामिया सभ्यता का भी अंत हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं दोस्तों वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। पहला टॉपिक हमारा था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और जब हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति होती है ना, उसके बाद ही एक नई सभ्यता भारत में विकसित होती है, जिसे हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल एवं आदि ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल में भारत का अध्ययन किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण अगर कहें तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका एक आपका होता है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक के 10 मंडल होते हैं, तो उसमें से आपका जो है दूसरा मतलब कि पहला आपका हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया और 10वां, ये उत्तर वैदिक में आता है। और दूसरों से लेकर के 7वें मंडल तक के जो होता है वो ऋग्वैदिक काल में आता है। ठीक है, तो कुछ मुख्य विशेषताएं जैसे कि ऐसी जान लो, भारत के चार महान वेदों की रचना इसी काल में हुई थी। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी रचना वैदिक काल में ही हुई थी। वैदिक शब्द की रचना संस्कृत के विधि धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, ये बात याद रखना। इनकी प्रशासनिक इकाइयां 5 भागों में विभक्त था। वैदिक काल में जो सभ्यता थी, उनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। पहला था आपका कुल, ग्राम, विष, जन और अंतिम था आपका राष्ट्र। कुल अर्थात एक परिवार, प्रायः परिवार पितृसत्तात्मकता हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक थे। कुल का समूह ग्राम कहलाता था और ग्राम का समूह विष कहलाता था। तो कुल का जो समूह था, सबसे छोटी इकाई था आपका कुल। सबसे छोटी इकाई कुलों को, कई सारे कुल को मिलाकर ग्राम बनाया गया था, कई सारे ग्राम को विष बनाया गया था और कई सारे विष बनाकर जन, और सारे जन मिलाकर के राष्ट्र बनते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को लेकर के। तो वैदिक कालीन सभ्यता आर्य सभ्यता है, जिसका विकास लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वैदिक कालीन सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों के आक्रमण के पश्चात ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और एक नई सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ये सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपका नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान मुख्यतः सिंधु नदी तथा उसके 5 सहायक नदियों के बीच था। कौन कौन? तो आपका देख लो, सिंधु एक हो गया आपका, इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, एक सरस्वती नदी भी है आपकी, जिसे घग्गर नदी भी कहा गया है। ये नदी अभी याद रखना आप लोग। ठीक है, और आगे बताया गया है कि ऋग्वेद में उनके निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का नाम दिया गया है। इस सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सिंधु और उसके 5 सहायक नदियां और एक आपका सरस्वती। कौन कौन हो जाएंगे? सिंधु नदी एक हो गई, दूसरा आपका झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और एक सरस्वती नदी जिसे घग्गर नदी कहा गया। ठीक है, अब देखो यार, नदियों के अन्य उस समय नाम थे, जैसे कि सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा गया है, वितिस्ता झेलम नदी को वितास्ता कहा गया है, फिर वितिस्ता कह सकते हो। एग्जाम में पूछी जाती है झेलम नदी का अन्य नाम वैदिक काल में क्या था, तो इसका है वितिस्ता। चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है, चिनाब को अस्किनी। रावी नदी को पुरुषनी कहा गया, पुरुषनी मतलब रावी नदी। सतुद्री मतलब सतलज नदी। विपाशा मतलब व्यास नदी। इस क्षेत्र को दो भागों में बांटे जाते हैं। ब्रह्मवत्र क्षेत्र, जो कि सतलज नदी से लेकर के यमुना नदी तक के क्षेत्र था, और यह ऋग्वैदिक काल का केंद्रीय स्थल माना जाता है। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, गंगा यमुना और दोआब का क्षेत्र। तो एक था आपका ब्रह्मवत्र और दूसरा था आपका ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। ठीक है, तो ब्रह्मवर्त आपका कौन सा था? तो ब्रह्मवर्त था आपका गंगा, कहाँ से आपका? तो सतलज नदी से लेकर के यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को लोग ब्रह्मवर्त कहते थे। और आपका ब्रह्म ऋषि कौन था? तो गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र था आपका, जो दोआब वाला क्षेत्र था, उसको हम लोग ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ठीक है, देखो कुछ प्राचीन नाम है और कुछ वर्तमान नाम है नदियों का। कुंभा, काबुल नदी को कुंभा कहा गया है। स्वात नदी को आपका सुवास्तु कहा गया है। गोमल, गोमती नदी को कहा गया आपका, गोमती नदी को कहा जाता है पहले। सिंधु, आज सिंध के नाम से फेमस है। सुषमा, इस शोहर नदी को कहा गया है। झेलम को वितास्ता कहा गया है।
रावी को अश्विनी कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया आपका, सरस्वती को घग्गर और सदानंद नदी को गंडक नदी कहा गया है। ठीक है, आगे हम यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पे ना ये सही है, अस्किनी चिनाब नदी को रावी को परुष्णी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, ये वाला सही है आपका। ठीक है, अस्किनी चिनाब नदी को कहा गया है, अब परुष्णी है रावी नदी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ हमारे पास क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और या फिर पूछे जाने की संभावना है कि पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तन हुए। मतलब कि जो पूर्व वैदिक समाज थी वो समाज किस प्रकार से उत्तर वैदिक समाज के आते समय उस ट्रांजिशन फेज में बदला हुआ। तो देखो यार, यहाँ से बहुत सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि समाज में किस प्रकार से वैदिक काल में परिवर्तन हुए इन चीजों को लेकर के। तो देखो, पूर्व वैदिक समाज का तात्पर्य क्या है, ऋग वैदिक समाज से है, जहाँ समाज क्या थी, समता मूलक थी। समाज क्या थी हमारी, समता मूलक थी। ऋग वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित था। जो ऋग वैदिक काल के लोग थे, शुरुआती आर्य जो थे, वो सामाजिक व्यवस्था में कहे तो एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। इस समाज में कहे तो समाज पितृ सकारात्मकता थी और इसके बावजूद भी स्त्रियों को पुरुषों से विभेद नहीं था। मतलब कि भले ही वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का भेदभाव किया था। नहीं, स्त्रियों को पुरुषों से कोई भी भेद नहीं था। पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था, यहाँ पे कोई भी अपशकुन नहीं माना था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होती है, पुत्रियों को अपशकुन माना जाने लगता है। ठीक है, उनकी शिक्षा एवं अधिकार समान थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न होने लगती है और इसका फिर विकास होना शुरू होता है। ऋग्वैदिक समाज का आधार अगर देखें तो परिवार हुआ करता था, जिसमें पिता या फिर बड़े भाई परिवार का स्वामी हुआ करते थे। पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था। तो ऋग्वैदिक समाज में कोई भी चतुर्वर्ण व्यवस्था विकसित नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का विकास हो जाता है। सभी लोगों के समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इस समय के सभी लोगों को आर्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण पद रंग के अर्थ पे प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो वर्ण का उपयोग तो हुआ था, लेकिन किस क्षेत्र के लेकर के, किस विशेषताओं को लेकर के, तो रंग के अर्थ में किया जाता था। लेकिन कहीं कहीं यह व्यवसाय चयन के इस अर्थ में भी होता था। तो वर्णों को विकास अगर कहे तो व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर रंग के क्षेत्र में था, ना कि जो अभी हम लोग देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उस क्षेत्र में। ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें ब्रह्म क्षत्रिय विशु कहा जाता था। कालांतर में यह चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुई। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख किस मंडल में मिलती है, तो आप बता सकते हो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष की बताई गई है और अभी तक वर्ण जन्मजात ना होकर के व्यवसाय पर आधारित था। जैसे कि ऋग्वेद के एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसती है। अतः कह सकते हैं कि वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो कालांतर में संकीर्ण स्वरूप में प्रकट हुई। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले यार, क्योंकि वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपका छोटी सी यहाँ पे निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, तो आप लोग जरूर ले लें। ठीक है, इस प्रकार से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं चीनी सभ्यता ने विश्व में क्या योगदान दिया। एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी कि चीनी सभ्यता ने विश्व को क्या दिया। तो पहले जानते हैं कि चीनी सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी, इनके कुछ विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे, फिर इनके योगदान के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो यार, चीनी सभ्यता के बारे में बात करें तो प्राचीन चीनी सभ्यता हांग हो और चांगजियांग, ये 2 नदियों के क्षेत्र में विकसित थी। हांगहो और चांगजियांग, ये 2 नदियां चीनी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक। धीरे धीरे इसका स्वयं की वर्णमाला का निर्माण हुआ। मंगोल जाति के लोगों ने चीनी सभ्यता को जन्म दिया और विकास भी इसी के द्वारा की गई थी। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास का ईसा पूर्व देखें तो 2852 से फूसी नामक शासक से प्रारंभ होता है। चीन के शासकों में राजवंशों में कहें तो पहला आता है सांग वंश, फिर चाउ वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, सुंग वंश। ये कुछ प्रमुख वंश थे आपका चीनी सभ्यता में। इसके विकास में अगर देखें इसकी सभ्यता के बारे में, तो चीन की सभ्यता भारतीय सुमेरिया और मिस्र की सभ्यताओं
जितनी प्राचीन तो नहीं है, यहाँ कांस्य युगीन साक्षर नागरिक सभ्यता का उदय दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसने क्या दिया अपने देश को या फिर पूरे वर्ल्ड को, इन्होंने क्या क्या दिया। तो सबसे पहले आविष्कार के क्षेत्र में अगर बात करें तो चीन ने दुनिया को कई आविष्कार दिए, जिनमें जैसे कि पहला आता है कंपास, फिर आता है कागज, बारूद, रेशम, नूडल, चीनी मिट्टी के बर्तन, कागज के पैसे, आधुनिक कृषि, जहाज रानी, खगोलीय वेधशालाएं, दशमलव गणित, छतरियां, विल्बो मल्टी स्टेज रॉकेट, ब्रांडी और विस्की शतरंज का खेल, छपाई और मुद्रण शामिल था। ये इसके द्वारा दिया गया विश्व का योगदान है। सांस्कृतिक योगदान में इन्होंने क्या दिया, तो चीन ने मार्शल आर्ट, दर्शन, साहित्य और संगीत, वाद्य यंत्रों जैसे सांस्कृतिक योगदान भी दिए। व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो चीन के साथ व्यापार ने सभी देशों को समृद्धि किया है। चीन से सबसे ज्यादा रेशम का निर्यात हुआ करता था और चीन के लोग थल और जल मार्गों से व्यापार किया करते थे। वहीं दूसरी देशों के साथ कहे तो रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, वस्तुएं, कागज, लकड़ी की वस्तुएं और सोने चांदी का आभूषण का निर्यात किया करते थे। बैंकिंग प्रणाली के अगर क्षेत्र में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में चीन में सोने चांदी के सिक्के प्रचलित थे, लेकिन कागज के आविष्कार के बाद कागजी मुद्रा भी प्रचलन में आ गई। ठीक है, और चीन के लोग बैंकिंग प्रणाली का भी प्रचलन क्या करते थे, ये बात को आप लोग याद रखना। इस प्रकार से आपकी प्रमुख चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। हम देखते हैं अखनाटन के बारे में। तो देखो, अखनाटन को इसलिए जानता है क्योंकि उन्होंने धर्म सुधार किए थे। 15 साल की उम्र में ही बेचारा को राजगद्दी दे दी गई थी, छोटे साल में ही। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। तो ऐश्वर्यशाली आमेनहोटेप तृतीय की मरणोपरांत उसका ही पुत्र आमेनहोटेप चतुर्थ मिस्र का फराहो बना। फराहो मतलब होता है राजा, मुख्य शासक या प्रमुख शासक। ठीक है, वो क्या बना, फराहो बना। इस समय वह कम उम्र का था, और कम उम्र का और अल्पायु होने के कारण इसकी माता, जिसका टाई कहा गया है, उन्होंने इसी के संरक्षण में शासन करना शुरू किया। किंतु 15 वर्ष की अवस्था में उसने शासन को खुद संभाल लिया और मिस्र पर स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। यही फराहो अमेन होटेप चतुर्थ मिस्र में एक महान धार्मिक व सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया, और इसी कारण से इसका नाम भी बदल दिया गया। ठीक है, मिस्र के इतिहास में अमेनहोटेप चतुर्थ की अखनाटन के नाम से भी विख्यात हुआ। तो देखो यार, मिस्र के इतिहास में इसको बाद में क्या कहा गया, तो अमेनहोटेप चतुर्थ को अखनाटन की संज्ञा दिया गया। अखनाटन केवल मिस्र के इतिहास का ही नहीं, वरन विश्व इतिहास का एक विलक्षण एवं अद्भुत प्रतिभाशाली शासक माना जाता है। यह सच है कि इसकी केवल 17 वर्ष की ही शासन व्यवस्था थी, क्योंकि ये 30 वर्ष की अल्प आयु में ही इसका मृत्यु हो गया था। फिर भी उतने ही अल्प आयु में ही उन्हें बहुत कुछ कर दिखाया। ऐसे एक ऐसी धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया एवं निर्देशन किया जिसने उसे मिस्र विश्व के धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में अमर बना दिया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। और हाँ यार, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा, यदि चैनल पे आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो यहाँ पे ना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आप लोग को कंटेंट कैसी लगती है। ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट करने की कुछ आवश्यकता हो तो उसमें अगले वीडियो में हम उसे इम्प्रूव भी कर सके। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा नहीं तो हो जाएगी। यहाँ पे धार्मिक क्रांति की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में अखनाटन की असफलता, और यहीं से इसकी समाप्ति होती है। अब हम बात करते हैं होमर कालीन यूनानी सभ्यता के बारे में। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमर कालीन यूनानी सभ्यता का विवरण दीजिए। ठीक है, या फिर परिभाषित करके बताइए कि एक्चुअली में होमर कालीन सभ्यता कैसी थी। तो देखो, मध्यकाल की प्रारंभिक 2 शताब्दियों में, 2 शताब्दियों की वीर गाथा को भी कहा जाता है। मतलब कि 2 शताब्दी यहाँ पे होना चाहिए था, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है, वीर गाथा काल की अंतिम शताब्दी अगर कहे तो आपका 850 से लेकर के 750 ईसा पूर्व था, जो कि होमर तथा हेसियड नामक कवियों की रचना से मध्यकाल के विषय में सूचनाएं मिलती है। होमर की कृतियों में अगर देखें तो यूनानी बाइबल कहा जाता है। होमर की जो जितने भी कृतियां थी उनको क्या कहा जाता है, तो यूनानी बाइबल कहा जाता है। इसमें होमर के द्वारा रचित अगर कहे तो एक इलियड है और दूसरा ओडिसी है। इसका महत्वपूर्ण स्थान दिया गया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था इनकी कृति। ठीक है,
और इसमें रचनाकार की घटनाओं एवं संस्कृतियों के वर्णन के साथ साथ इसके पूर्ववर्ती संस्कृतियों का विवरण भी शामिल है, इसलिए मध्यकाल को होमर काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखना। होमर की कृतियों के अध्ययन से तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता का विवरण प्राप्त होता है, जो कि देखिए सबसे पहले राज्य व्यवस्था के बारे में। अगर हम राज्य व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, तो होमर काल में राज्य की व्यवस्था अत्यंत प्रारंभिक स्थिति में थी। प्रत्येक राज्य कुछ ग्राम समूहों का एक विशिष्ट संगठन मात्र था और इन ग्राम समूहों के निवासी अपने को किसी पूर्वज की संतान मानते थे और प्रायः वो सामंत के अधीन रहते थे। जो सामंत सबसे शक्तिशाली होता था, उसे राजा मान लिया जाता था। ठीक है, जो भी सामंत वर्ग या जो भी व्यक्ति जो उच्च वर्ग के कुल के थे, अगर वो शक्तिशाली रूप से गिने जाते थे, तो उसे राजा घोषित कर दिया जाता था। राजा पृथ्वी का देवता समझा जाता था। राजा को पृथ्वी का देवता माना गया है और उसकी देवी अधिकार थी। देवी अधिकार, ठीक है। इसके अतिरिक्त राजा के अलौकिक अधिकार भी थे। वह राज्य की सेना का प्रधान संचालक समझा जाता था और उसी के नेतृत्व में सेना आक्रमण करती थी। ठीक है, राजा धर्माधीश भी हुआ करता था और इसी के नेतृत्व में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके आर्थिक व्यवस्था है यहाँ पे कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था थी उस समय। तो इस काल में आर्थिक दशा शोचनीय थी। इस युग के मुख्य उद्यम कृषि कर्म, आखेट व पशुपालन थे। ठीक है, गाड़ियां बनाने वाली बढ़ई, हथियार बनाने वाले लुहार तथा स्वर्णकार और कुम्हार के अतिरिक्त विशिष्ट लोग उद्योग धंधों में कुशल कारीगरों का अभाव था। ठीक है, प्रत्येक परिवार को अपने औजार, कपड़े, खाद्यान्न इत्यादि स्वयं बनाने अथवा उत्पन्न करने होते थे और व्यापारियों का अस्तित्व संभव नहीं था। धन प्राप्त करने के लिए युद्ध और लुटेरों की वृत्ति अपनाई जाती थी। यूनानियों की आर्थिक दशा को देखते या देखने से ज्ञात होता है कि इनकी सभ्यता ग्रामीण थी या फिर नगरीय। ये जीवन की संकेत अभी भी इनमें नहीं आई थी। तो यहाँ पे कुछ मतभेद हैं, ठीक है। ये उसकी कुछ सामाजिक व्यवस्था है या फिर सामाजिक अस्तित्व के बारे में यहाँ पे जिक्र है आपका, जो कि होमरकालीन सभ्यता के बारे में ही दिया गया है इसमें। ठीक है, ये होमर के द्वारा रचित कुछ धार्मिक जीवन के बारे में कहानियां हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। अपने कृतियों में उन्होंने इसको मेंशन भी किया था। ये कला के क्षेत्र में है आपका। कला के क्षेत्र में क्या बताया गया है, तो यूनान ने आगे चलकर अपनी विकसित संस्कृति से विश्व सभ्यता को प्रभावित किया। कला की दृष्टि से होमर का काल अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में था। पुरातात्विक साक्ष्यों एवं होमर के काव्यों से ज्ञात होता है कि इस काल के यूनानियों के भवन नितांत साधारण हुआ करते थे। यूनान के निवासी धूप में सूखी ईंटों से मकान की दीवारें बनाते थे और फर्श मिट्टी की होती थी और छत जो हुआ करते थे वो बांस व लकड़ियों के निर्मित होते थे। भोजनालय एवं स्नानागार और स्तंभ का निर्माण भी किया करते थे, परंतु संख्या में इनकी संख्या कम थी। वास्तुकार की प्रतिभा राजप्रासादों के निर्माण में अधिक चमकी और ये राजप्रासाद साधारण भवनों की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित एवं सुंदर है, परंतु सामान्य रूप से कहें तो भवनों के अलंकरण का अभाव था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपरोक्त विशेषताएं बताई गई हैं कि ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसके यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो 102 का कंप्लीट होता है। और भी अच्छे कंटेंट दोस्तों मैं आप सभी से शेयर करते रहता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट में कई सारे टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, एंशिएंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे कई सारे जिस पर को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में, चाहे वो आप एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसी हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से आपका हिस्ट्री कवर हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। और वीडियो को देखने के बाद आप लोग कैसी लगी फीडबैक में जरूर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।